हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। आई एम श्योर कई सारे आप लोगों ने ब्लैक फंगस के बारे में सुना होगा। आजकल न्यूज़ में, मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह ब्लैक फंगस की चर्चा है कि अभी अभी तो एक महामारी से बाहर निकले थे या कोशिश कर रहे थे महामारी से बाहर निकलने के लिए, अब एक नई बीमारी आ गई है, नई महामारी आ गई है। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस की वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन अंदर से घबराए हुए हैं कि आँख में ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे कि किसको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे अपने आप को ब्लैक फंगस से बचाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे पहचाने कि ब्लैक फंगस हो रहा है, कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे इसका इलाज कराना है, अगर आप कोरोना से पॉजिटिव हो गए तो कितने टाइम बाद ब्लैक फंगस का खतरा ख़त्म हो जाता है। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये ब्लैक फंगस जो है ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है या ये कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस के बारे में हमें पहले से ही पता है, कई सालों से पता है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का फंगस है। जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, जैसे कोरोना एक वायरस है, वैसे ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है। फंगस और भी तरह के होते हैं। जैसे आपने देखा है कभी दीवार पे सीलन आ जाए तो आपको इस तरह के काले काले धब्बे मिलते हैं, ये भी एक तरह की फंगस है। ये ब्लैक फंगस नहीं है, एक तरह की फंगस है। या आपने कभी देखा है ब्रेड को आप बाहर छोड़ दो तो ऐसे ऐसे उस पर वाइट वाइट ग्रोथ हो जाती है, तो ये भी एक तरह की फंगस है। ब्लैक फंगस नहीं, एक तरह की फंगस है। इस फंगस को हम लोग कहते हैं राइजोपस। तो फंगस भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे राइजोपस एक तरह की फंगस है, वैसे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक तरह की फंगस है। दूसरा हमें यह समझना जरूरी है कि ब्लैक फंगस इज अ मिसनोमर। मिसनोमर इसलिए क्योंकि ब्लैक फंगस का जो एक्चुअली कलर है वो वाइट होता है। इसको ब्लैक फंगस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये आपके बॉडी को इन्फेक्ट करती है तो इन्फेक्शन में ये काले काले क्रस्टिंग या एस्चार बनाती है। जो जगह इससे इन्फेक्ट हो जाती है वो काली काली दिखती है, और वो कालापन इसलिए आता है क्योंकि वहाँ का जो टिश्यू है वो मर रहा है या डेड हो रहा है। तो फंगस का कलर काला नहीं है। जब फंगस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे टिश्यू की डेथ होती है, उसका कलर काला हो जाता है, उसकी अपीयरेंस काली है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। तो इसका एक्चुअल कलर वाइट है, लेकिन जब ये इन्फेक्ट करता है टिश्यू को तो वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको ब्लैक फंगस कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये जो ब्लैक फंगस होता है ये हवा में और सॉइल में या मिट्टी में प्रेजेंट होता है। हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पे भी ब्लैक फंगस के स्पोर्स घूम रहे हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हवा में ब्लैक फंगस है तो हम ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट क्यों नहीं हो रहे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन क्यों नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जिस इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी, बॉडी की अंदर की ताकत अच्छी होगी, उस इंसान में ब्लैक फंगस नहीं होगा। ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी या कुछ और तरह के फैक्टर्स काम करेंगे, उन लोगों को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम होगी। अब हमें यह समझना है कि इस ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा रिस्क पे कौन है। देखिए, सबसे ज्यादा रिस्क पे सबसे पहले तो वो लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मान लीजिए HIV का पेशेंट है या एड्स का पेशेंट है, या कोई कैंसर का पेशेंट है या कैंसर की दवाइयां ले रहा है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ले रहा है, या पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, किडनी की प्रॉब्लम है, या उसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है। ऐसे लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं ब्लैक फंगस के। कोरोना हो या ना हो, ये वाले लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं ब्लैक फंगस के, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो पहले से ही कम होती है।
तो मान लीजिए कुछ इन कैटेगरी के पेशेंट्स को, HIV वाले पेशेंट्स, कैंसर वाले पेशेंट्स, किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स, ऐसे लोगों को अगर कोरोना हो जाए तो ये लोग तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हो जाते हैं ब्लैक फंगस के। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी पे आते हैं तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 95% लोग 95% लोग जो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो लोग या तो डायबिटिक हैं या इन्होंने स्टेरॉइड का मिसयूज करा है। ये बात अगर आपने आज की डेट में समझ ली तो आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। देखिए, जो पेशेंट डायबिटिक है, मैक्सिमम केसेस उन लोगों में मिल रहे हैं जो पेशेंट डायबिटिक हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। तो आज की डेट में जो न्यूज में चर्चा हो रही है, व्हाट्सएप फेसबुक पे चर्चा हो रही है, ब्लैक फंगस हर जगह, ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस, 95% लोग वो लोग हैं जो डायबिटिक थे। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपको कोरोना की इन्फेक्शन हुई थी और कोरोना के इलाज में आपने स्टेरॉइड यूज करा है, तो आप बहुत ज्यादा हाई चांस है कि ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन आपको हो सकती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, उनमें जब कोरोना हुआ और उन्होंने स्टेरॉइड यूज करा अपनी ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा केसेस देख रहे जा रहे हैं ब्लैक फंगस के, या उन लोगों में मिल रहे हैं जिन्होंने स्टेरॉइड का मिसयूज करा। अब ब्लैक फंगस के केसेस इतने ज्यादा डायबिटिक लोगों में क्यों मिल रहे हैं? देखिए, इसमें होता क्या है कि जब आप डायबिटिक होते हैं और आपकी कोरोना की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड चलाया जाता है, तो बॉडी की शुगर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, अनकंट्रोलेबली हाई हो जाती है, कभी कभार इंसुलिन से भी वो शुगर कंट्रोल नहीं होती, और वो एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है ब्लैक फंगस की इंफेक्शन के लिए। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ब्लैक फंगस के लिए। कैसे ध्यान रखना है? कि जब आपकी ट्रीटमेंट हो रही हो या आप ट्रीटमेंट आपकी खत्म हो गई हो, आप घर आ गए हो, रिकवरी फेज में हो, कंटिन्यूसली अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहिए। और ये सारा कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे अपने आप को बचाना है। या वो पेशेंट्स जिन्होंने स्टेरॉइड का मिसयूज करा है, जिन्होंने डॉक्टर से बिना पूछे स्टेरॉइड खाया है, उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा केसेस मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। तो अगेन, ये लोग तो है ही रिस्क पे, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस जो मिल रहे हैं हमें डायबिटीज वाले पेशेंट में, या जिन लोगों ने बिना डॉक्टर से पूछे स्टेरॉइड खाया है, उन सब पेशेंट्स में ज्यादा ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी बताई जा रही हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ये सब चीजें थ्योरेटिकल या स्पेकुलेशंस हैं, अभी कुछ ऐसा इनका पुख्ता सबूत नहीं मिला। जैसे अगर आपने अपनी कोरोना की ट्रीटमेंट में जिंक सप्लीमेंटेशन ली है, जिंक की गोलियां खाई हैं, या ये कहा जा रहा है कि जिनको कोरोना की इन्फेक्शन होगी वो वैसे ही ज्यादा हाई चांस हो जाता है उनका ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन के लिए, या जिस ट्यूब से आपको ऑक्सीजन दी गई है उसको प्रॉपरली साफ नहीं करा गया, या फिर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हुआ है, क्योंकि आपको पता था मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो गई है, हमने इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन यूज होती है उसका यूज करा है, या जब आपको ऑक्सीजन दी गई है जो उसमें ह्यूमिडिफायर कंटेनर होता है उसमें नलके का पानी भर दिया, या आपको टोल्सीजुमैब वाली गोली दी गई है। तो इन सारी चीजों में भी ऐसी स्पेकुलेशन करी जा रही है, अभी चीजें प्रूवन नहीं है कि ब्लैक फंगस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें यह समझना है कि कैसे पहचाने कि ब्लैक फंगस हो रहा है, क्योंकि इसमें सारा खेल है कि जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे उतना ज्यादा हाई चांस है बचने का। मैं बचने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्लैक फंगस में
50% मोर्टालिटी रेट होता है। मतलब अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम होगी तो 50-60 लोगों की डेथ हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वो लोग मर जाएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस या जितनी जल्दी आप इसको पकड़ लोगे, जितनी जल्दी इलाज करा लोगे, उतना ज़्यादा चांस है कि आपकी ज़िंदगी बच सकती है। तो कैसे पहचाने कि किसी को ब्लैक फंगस हो रहा है? देखिए, कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, साइन सिम्टम्स मिलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सिम्टम है यूनिलैटरल हेडेक पोस्ट रिकवरी। मतलब आप कोरोना से ठीक हुए हैं, रिकवर कर रहे हैं और सिर के एक तरफ आपको हेडेक हो रहा है, तो आपको सस्पिशन होनी चाहिए कि ब्लैक फंगस हो सकता है। देखिए, ब्लैक फंगस का इंसान जब आप उसको अर्ली स्टेज में देखो तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, वो कोई अलग सा नहीं दिखता, वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिखता है। इसलिए आपको ये अर्ली साइंस पहचानने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला साइन है यूनिलैटरल हेडेक, मतलब सिर के एक तरफ दर्द हो रहा है। सेकेंड साइन है यूनिलैटरल पेन, मतलब चेहरे के एक तरफ, मान लो एक तरफ आप छुओ तो आपको दर्द हो रहा है। यूनिलैटरल नमनेस, मतलब चेहरे के एक तरफ आपको ऐसा लग रहा है सेंसेशन खत्म हो गई, छू रहे हैं तो छूने का पता नहीं लग रहा, कुछ चुबा रहे हैं तो चुभने का पता नहीं लग रहा। पेन और लूजनिंग ऑफ टीथ, मान लीजिए दांतों में दर्द होना शुरू हो जाए या दांत ढीले पड़ने शुरू हो जाए। स्टफी नोज, जब सांस ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नाक में कुछ फंसा हुआ है। या ब्लैक क्रस्टिंग या डिस्चार्ज, या नाक में से कुछ काली काली क्रस्टिंग दिख रही है आपको या काला काला डिस्चार्ज दिख रहा है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ आ रही है। ब्लड टिंज नेजल डिस्चार्ज, मतलब नाक से खून निकल रहा है या खून से मिला हुआ कुछ काला काला निकल रहा है। यूनिलैटरल फेस स्वेलिंग, चेहरे की एक तरफ सूजन आ गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने सारा दिखाया, ये देख रहे हैं आप काला काला, ये सारा ब्लैक फंगस है। देखिए, ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, मतलब ये आपके नाक या मुंह से शुरू होती है। इसीलिए नाक में स्टफीनेस फील होना, सांस लेने में दिक्कत आना, क्रस्टिंग होना, धीरे धीरे ये ऊपर जाती है और आपके साइनसेस को इन्फेक्ट कर सकती है। इसी की वजह से चेहरे पे सूजन आती है, दर्द होता है, नमनेस आती है, सेंसेशन चली जाती है और ये फिर उसके ऊपर जाके आंख को इफेक्ट करती है। तो जब ये आंख को इफेक्ट करती है तो आंखों में सूजन आना, ये आप देख रहे हैं आंख कैसी सूज गई है। टोसिस, मतलब आंख की पलक का नीचे लटक जाना, आंख बंद हो जाए। या डिप्लोपिया, आपको डबल डबल दिख रहा है। या आंख की नजर कम हो गई, लॉस ऑफ विजन हो गया। या फिर आंखों की मूवमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो रही, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो गई कि आंख को आप हिला रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख रहे हैं तो आंख पूरी नहीं हिल रही। और अगर ये आंख से और ऊपर चले जाए ब्रेन की तरफ तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, इंसान खोया खोया सा रह रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है जो मैंने आपसे डिस्कस करे, दोबारा दिखा रहा हूं आपको, इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, एक तरफ आपकी सूजन आ रही है, चेहरा सुन्न हो रहा है, नाक के अराउंड काले काले क्रस्टिंग हो रही है, मुंह में क्रस्टिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खून निकल रहा है नाक से, या आंखों में दिक्कत हो रही है, ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है, आपको इमीडिएटली का मतलब है अभी आया अभी चले गए डॉक्टर के पास। जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतनी जल्दी जान बच सकती है, वरना बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इमीडिएटली विजिट हॉस्पिटल, डिले नहीं करना आपको। जैसे ही कोई सिम्टम आ रहा है फटाफट हॉस्पिटल जाना है, फटाफट, डिले नहीं करना। डिले कर दोगे, एक दिन का डिले जिंदगी और मौत के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ये इन्फेक्शन बिल्कुल आग की तरह फैलती है, एक दिन में तो ये इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो डिले नहीं करना। उसके बाद आपको एक ईएनटी डॉक्टर, जो आंख नाक गले वाला डॉक्टर होता है, या फिर आंखों के डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और आप ये मान लीजिए कि अगर आपका ब्लैक फंगस होता है तो ब्लैक फंगस का इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता है। छोटा क्लिनिक, छोटे नर्सिंग होम में नहीं हो सकता।
जब हम लोग भी ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास पूरी टीम होती है। उस टीम में एक आई का डॉक्टर होता है, एक ईएनटी का डॉक्टर होता है, एक पैथोलॉजिस्ट होता है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, एक न्यूरोसर्जन होता है, एक इंटरवेंशनिस्ट होता है। तो ये पूरी टीम होती है जो ब्लैक फंगस का इलाज करती है। एक छोटे से क्लिनिक या छोटे से नर्सिंग होम में इसका इलाज नहीं हो सकता। अगर आपको बचना है तो आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहां पे पूरी टीम अवेलेबल हो। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मेन टेस्ट है, उसको हम लोग कहते हैं नेजल एंडोस्कोपी टेस्ट। नेजल एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं, एक हाथ में ट्यूब सी पकड़ी हुई है। तो ये एक इस तरह की ट्यूब सी होती है, इसको नाक के अंदर डाल देते हैं और नाक के अंदर क्या चल रहा है उसकी फोटो आ जाती है टीवी पे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक फोटो है और यहां पे ये देख रहे हैं आप काला काला, ये ब्लैक फंगस है। तो सबसे पहला जो आपको टेस्ट कराना है वो होगा नेजल एंडोस्कोपी वाला, और साथ ही साथ डॉक्टर बायोप्सी भी ले लेते हैं। बायोप्सी का क्या मतलब है कि जब नेजल एंडोस्कोपी में ये देखा तो यहां से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लिया और इस छोटे से टुकड़े को काट के निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और आधे घंटे में कंफर्म हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो होगा। उसके बाद लोग बातें कर रहे हैं कि सीटी एक्सरे कराओ। वेल, करवा सकते हो, लेकिन सीटी एक्सरे का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड एमआरआई। एमआरआई होना है आंख, उसका आपका एमआरआई होगा जो डायग्नोस्टिक होगा। और एमआरआई में ऐसी सी पिक्चर आ जाती है जहां पे हमें पता लग जाता है कि ब्लैक फंगस हो रहा है। तो एमआरआई, एंडोस्कोपी और बायोप्सी, ये तीन टेस्ट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक फंगस को डायग्नोस करने के लिए। अब अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था, 50% मोर्टालिटी, मतलब अगर 100 लोगों को होगा तो 100 में से 50 लोगों की डेथ हो जाएगी। बहुत डेंजरस डिजीज है। शुगर कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी को ब्लैक फंगस होता है सबसे पहले उसका शुगर कंट्रोल करा जाता है। अगर आपने अपना शुगर वैसे ही कंट्रोल कर लिया, जब आपको कोरोना की इन्फेक्शन हुई है या कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, उस टाइम जैसे आप ऑक्सीजन को मॉनिटर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से बीपी वगैरह मॉनिटर करते हैं, पल्स मॉनिटर करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं, वैसे ही अगर आप शुगर भी मॉनिटर कर लें तो आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। अगर एक लाइन मान लीजिए कि अगर आपका शुगर कंट्रोल में है तो आप ब्लैक फंगस से बच गए। शुगर कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज़्यादा चांस है ब्लैक फंगस का। अगेन लेकिन ये बात बोल रहा हूं कि ये सिर्फ शुगर वाले पेशेंट्स को नहीं होगा, बाकी लोगों को भी हो सकता है, लेकिन शुगर वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं ब्लैक फंगस के। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका शुगर को कंट्रोल करा जाएगा। अगर कोई स्टेरॉयड ले रहे हैं तो उसको बंद करा जाएगा। और ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन में जो दवाई यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शंस दिए जाएंगे, बॉडी में भी दिए जाएंगे, हो सकता है लोकली भी दे दें, हो सकता है डॉक्टर आपका आंख के ऊपर भी एम्फोटेरिसिन बी का थोड़ा सा डोज डाल दे जल्दी ठीक करने के लिए। एम्फोटेरिसिन बी दवाई है एंटी फंगल, उसके इंजेक्शन लगते हैं। कभी कभार कुछ और एंटी फंगल्स भी दे देते हैं जब आप रिकवर कर रहे हो तब। सर्जिकल डिब्राइडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्जिकल डिब्राइडमेंट का मतलब है कि मान लीजिए सपोज ये यहाँ पे आपका ब्लैक फंगस हो गया, तो इस ब्लैक फंगस को सर्जरी से पूरा खरोच के हटाना पड़ेगा। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ब्लैक फंगस को हमने हटाया नहीं तो जो हम दवाइयां दे रहे हैं बॉडी में वो यहां तक पहुंचेगी नहीं। तो जो ब्लैक फंगस यहां पे आ गया उसने टिश्यू को खराब कर दिया, डेड कर दिया, निक्रोस कर दिया। अब ये डेड टिश्यू यहां पे पड़ा हुआ है, तो इस डेड टिश्यू को पहले हटाया जाएगा,
सर्जरी से, और साथ साथ आपकी एंटी फंगल की दवाइयां चलेंगी और इस तरह से इलाज किया जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि डेड टिश्यू को सर्जरी से हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगेन सर्जिकल डिब्राइडमेंट, रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल, जो टिश्यू डेड हो गया है, फॉर ड्रग पेनिट्रेशन, ताकि एंटी फंगल ड्रग जो हम दे रहे हैं वो प्रॉपरली वहां पे पहुंच पाए। और तीसरा क्या है कि डिस्चार्ज के बाद हो सकता है आपको कुछ ओरल एंटी फंगल चलाई जाए, जैसे पोसाकोनाजोल 3 से 6 महीने तक। तो अगेन वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली आपको ये समझना है कि शुगर कंट्रोल करा जाएगा, स्टेरॉइड्स को रोका जाएगा, एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन शुरू किया जाएगा, सर्जरी भी करी जाएगी जहां पे वो डेड टिश्यू को हटाएंगे ताकि दवाई वहां तक पहुंच सके, और बाद में आपको दूसरी एंटी फंगल 3 से 6 महीने दी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस करनी है कि लोग बहुत डरे हुए हैं। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है कि आंख में थोड़ी सी लाली आ गई या आंख में थोड़ी सी खुजली हो रही थी, और वो बहुत डर जाते हैं कि हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। देखिए, ब्लैक फंगस के होने का चांस जो है वो बहुत कम है, 3 in 10,000। मतलब अगर 10,000 लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन होगी, उसमें 3 लोगों को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम होगी। तो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना कोविड है। हाँ, इसके बारे में चर्चा इतनी हो गई है कि हर जगह इसके बारे में पता लग गया लोगों को, और लोग डर गए हैं कि अब कोविड से बचेंगे तो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ब्लैक फंगस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद अगेन जो मैंने बताया कि डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, जो कोरोना से पॉजिटिव हो गए और जिन्होंने स्टेरॉइड चलाया था, उनको अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहना है। तो डायबिटिक पेशेंट को अगर कोरोना हो जाता है, जैसे आपको पता लगे कोरोना हो गया है, अपनी शुगर को मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। शुगर नहीं बढ़नी चाहिए, और शुगर क्या रहनी चाहिए? रैंडम शुगर आपकी करीब 160 से कम रहे तो अच्छा है, फास्टिंग शुगर 120 से कम रहे तो अच्छा है। 160 की जगह अगर 180 से भी नीचे रहेगी रैंडम शुगर तो ठीक है, कंट्रोल में है। तो अगर आप शुगर को डे 1 से कंट्रोल कर लेंगे, जब आपको कोरोना की इन्फेक्शन हुई है या कोरोना से ठीक हुए हैं, शुगर कंट्रोल रखिए अपनी, कोई ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। शुगर जहां अनकंट्रोल हुई वहां पे आपका बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो गया ब्लैक फंगस का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है, जो काफी लोग पूछते हैं कि सर जैसे कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, तो क्या ब्लैक फंगस भी छूने से फैलती है या एक इंसान के साथ रहने से फैलती है अगर उसको ब्लैक फंगस हो? वेल, इसका आंसर है नो। जैसे कोरोना फैलता है, आप किसी इंसान से मिले, सांस ले रहे हैं, कीटाणु फैल सकते हैं, ब्लैक फंगस वैसे नहीं फैलता। ब्लैक फंगस कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जब पहली वेव आई थी कोविड की, तब हमें इतने सारे केसेस ब्लैक फंगस के क्यों नहीं मिले? वेल, अगेन इसके 2 तरह के आंसर्स दे रहे हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। पहले कह रहे हैं कि ऑफकोर्स पहली वेव में कोरोना के केसेस टोटली बहुत कम थे, इस वेव से कंपेयर इस वेव में तो बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। पहली वेव में कोरोना के केसेस कम थे। और दूसरी बात जो एक लॉजिकल बात लगती है कि पहली वेव में स्टेरॉइड का इतना रोल नहीं बताया जा रहा था, स्टेरॉइड के बारे में इतनी बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार स्टेरॉइड के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं कि लोगों ने मिस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड करा है, या डायबिटिक पेशेंट्स ने इतना ज़्यादा स्टेरॉइड खा लिया है, या उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ स्टेरॉइड नहीं दिया गया, उसकी वजह से ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग ये पूछ रहे हैं कि डायबिटिक के पेशेंट तो अमेरिका में भी हैं, शुगर वाले पेशेंट तो अमेरिका में भी हैं, तो अमेरिका में इतने केसेस क्यों नहीं है ब्लैक फंगस के? वेल, अमेरिका में ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इतने तरह नहीं आ रहे जितने इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में तो ये महामारी बन गई है, और उसके अगेन 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आपको अमेरिका में स्टेरॉइड खरीदना है तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हैं। आप अपने आप किसी केमिस्ट की, फार्मेसी की, दवाई की दुकान में जाके स्टेरॉइड नहीं खरीद सकते, तो स्टेरॉइड मिसयूज बच जाता है। दूसरा, इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में हैं, और जो हमारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग तो डायग्नोस्ड ही नहीं है, कई सारे लोग तो प्री डायबिटिक है, उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, या फिर कई सारे लोगों का डायबिटीज़ होने के बावजूद शुगर को वो कंट्रोल नहीं रखते, कि शुगर उनकी कंट्रोल्ड ही नहीं है, कभी डॉक्टर से मिले नहीं, प्रॉपर इलाज नहीं कराया, शुगर आपकी अनकंट्रोल हो गई। तो अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। दूसरी बात, कई सारे पेशेंट्स हैं जो डायग्नोस्ड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या प्री डायबिटिक है।
तो ऐसे लोगों में ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। अमेरिका में लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, टाइमली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ लेते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। इंडिया में जो ये दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स हैं, फ्रीली अवेलेबल है, किसी भी दवाई की दुकान में जाके आप स्टेरॉइड खरीद के खा सकते हैं। तो वहाँ पे जो मिसयूज़ हो रहा है, इसकी वजह से केसेस जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि किस उम्र के लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्ट कर सकता है। वेल अगेन, ब्लैक फंगस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बच्चे को भी कर सकता है, बड़े को भी कर सकता है, लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि 40 साल से ऊपर डायबिटीज के पेशेंट, उन लोगों में ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये सारा खेल ही डायबिटीज और स्टेरॉइड्स का है और स्टेरॉइड की वजह से इतने ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो कोरोना की ट्रीटमेंट हम बिना स्टेरॉइड के कर लेते हैं, स्टेरॉइड की जरूरत ही क्या है। वेल आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टेरॉइड जो है एक मैजिकल ड्रग है। जो स्टेरॉइड काम कर सकती है वो कोई और दवाई नहीं कर सकती, लेकिन स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज़ इंपॉर्टेंट है। जुडिशियस यूज़ का मतलब है कि तरीके से खाना है स्टेरॉइड, अपने डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर की सलाह लेके, प्रॉपर जांच करा के खाना है, अपने आप खरीद के नहीं खाना, मिस यूज़ नहीं करना, जुडिशियस यूज़ करना है। तो डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोविड वगैरह हो गया है या कोविड से रिकवर कर रहे हैं, आप एक हैबिट डालो कि दिन में एक बार अपना शुगर चेक कर लो। 1 महीने तक अपना शुगर चेक कर लो, 1 महीने के बाद आपका रिस्क खत्म हो जाता है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि शुगर और स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल निकल रहा है ब्लैक फंगस में। अच्छा, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर मुझे कोविड नहीं हुआ तो क्या तब भी मुझे ब्लैक फंगस हो सकता है? इस समय हम ये मान रहे हैं कि हर इंसान को कोविड हो चुका है, लेकिन कई सारे मरीज ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनको कोविड हुआ लेकिन उनका कोई सिम्टम नहीं आया, कोई खांसी नहीं आई, कोई बुखार नहीं आया, कोई सिरदर्द नहीं आया, कोई बदन में थकावट नहीं हुई, तो उन्होंने कभी चेक नहीं कराया तो डायग्नोस नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कोविड के पेशेंट्स हैं या अनडायग्नोस पेशेंट्स हैं, पता ही नहीं है कि उनको कोविड हुआ था, ऐसे लोग रिस्क पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोविड नहीं हुआ तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाओ कि मुझे तो ब्लैक फंगस हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो कोविड एसिम्प्टोमेटिक हो या अनडायग्नोस्ड हो, तब भी आपका रिस्क जो है ब्लैक फंगस का वो बन जाता है। अगेन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स होते हैं वो देखने में अर्ली स्टेज में बीमार नहीं दिखते, नॉर्मल इंसान की तरह दिखते हैं। इसलिए आपको समझना है कि क्या क्या सिम्टम है और टाइमली अपना इलाज कराना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि प्री ट्रीटमेंट, कि भाई अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमने स्टेरॉइड खाया था, शुगर बढ़ा हुआ है, तो क्या हम पहले से ही एंटी फंगल दवाइयाँ खानी शुरू कर दें? वेल, इस प्री ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है। अगेन, अपने आप को सेल्फ प्रिस्क्राइब मत करना। एंटी फंगल का बिफोर ब्लैक फंगस कोई रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, स्टेरॉइड चल रहा था, शुगर बढ़ी हुई है, तो आपने अब एंटी फंगल दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि फेरेटिन का रोल भी आ रहा है कि भाई जब कोविड की इन्फेक्शन होती है तो बॉडी में फेरेटिन लेवल बढ़ जाता है, उससे भी ब्लैक फंगस हो सकता है। वेल अगेन, पूरी तरह से प्रूवन नहीं है ये बातें, स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन ठीक है, अभी रिसर्च और चल रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप कोरोना से रिकवर हो जाएं तो क्या ये जो मास्क वगैरह हम पहनते हैं, क्या ये ब्लैक फंगस से बचा सकते हैं हमें? ये भी कई लोग पूछते हैं। वेल, मास्क का थोड़ा सा रोल सामने आया है, क्योंकि देखिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो हवा में और मिट्टी में है। तो हवा में जो स्पोर्स हैं उनको आपकी नाक तक पहुंचना है, जहां पे वो अपनी जड़ जमाते हैं और शुरू हो जाता है ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम। तो अगर आप मास्क पहन के रखें तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है कि वो स्पोर नाक तक नहीं पहुंच सकते और अपनी जड़ नहीं जमा सकते। तो मास्क का रोल अगेन है कोविड की इन्फेक्शन में भी और ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन में भी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये व्हाइट फंगस क्या है? वेल, व्हाइट फंगस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाइट फंगस भी अगेन एक तरह की फंगस है, जो बेसिकली जिस फंगस का नाम होता है कैंडाइडा। कैंडाइडा फंगस होती है, वो व्हाइट लीजन्स करती है, लेकिन इसके बारे में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा घातक है और ज़्यादा मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी डिटेल में है, लंबा वीडियो है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे डाउट्स आपके
ब्लैक फंगस से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। और कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके डिस्कस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।